हेलो बच्चों, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी जो क्रैश कोर्स की कक्षाएं हैं वो बहुत बढ़िया चल रही होंगी और आप अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। सभी को बहुत गुड मॉर्निंग है। चलो बेटा, अब हम लोग पादप जगत में आखिरी पादप जगत की बात कर लेंगे, जिम्नोस्पर्म्स की। एज शैवाल हमने देख ली, ब्रायोफाइट्स हमने देख लिए, टेरिडोफाइट्स। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? आज जिम्नोस्पर्म्स की। सही बात। अब पहली चीज, हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो पहला शब्द जो आपको ध्यान में आना चाहिए वो जिम्नोस्पर्म्स के लिए क्या है? फैनेरोगैम्स। सही बात। क्या याद रखना है? जिम्नोस्पर्म्स के लिए सबसे पहला शब्द फैनेरोगैम्स। अभी तक तो क्रिप्टोगैम्स थे। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो थे वो किस में आ रहे थे? क्रिप्टोगैम्स में। तो फैनेरोगैम्स, फैनेरोगैम्स का मतलब है ऐसे पादप जिनमें किसका निर्माण होगा? बीज का। तो इनमें बीज का निर्माण होगा, इसलिए इनको क्या कहेंगे? फैनेरोगैम्स। लेकिन फैनेरोगैम्स किसके बिना हैं? विदाउट ओवरी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। मतलब इनमें बीज तो बनेगा लेकिन क्या अनुपस्थित होगा? इनमें अंडाशय नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी किन पादपों को कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म्स। फैनेरोगैम्स इसलिए क्योंकि बीज का निर्माण होगा, ओवरी नहीं है। मतलब क्या नहीं है बच्चों? अंडाशय नहीं है। और हमें पता है बीज किससे बनता है? बीजांड से। तो बीजांड होगा, अंडाशय नहीं होगा। इसका मतलब हम इसमें कहते हैं क्या उपस्थित होंगे? नग्न बीजांड उपस्थित होंगे। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा बच्चों? नग्न बीजांड। मतलब बीजांड को आवृत करने वाला अंडाशय या ओवरी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्द में याद रखना है, जिम्नोस्पर्म्स को हम कहते हैं फैनेरोगैम्स विदाउट ओवरी, या ऐसे पादप जिनमें नग्न बीजांड होंगे, बीज होंगे लेकिन फल नहीं बनता। सही बात। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो हम बात करते हैं आवास की। हमेशा आपको किसकी बात करते हैं? आवास की। अब क्या ध्यान में रखना है जिम्नोस्पर्म्स में? जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए किन क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं? टेम्परेट रीजन्स। यानी कौन से क्षेत्रों में पाए जाएंगे? शीतोष्ण क्षेत्र। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है, जिम्नोस्पर्म्स मिलेंगे तो आपको ठंडे क्षेत्रों में। ये हिल स्टेशन पे जाते हैं ना हम लोग, हिल स्टेशन में वो कॉनिफर के पेड़ मिलते हैं, वृक्ष, वो किसका उदाहरण है? जिम्नोस्पर्म्स का। मतलब जिम्नोस्पर्म्स आपको मिलेंगे तो ठंडे क्षेत्रों में, शीतोष्ण क्षेत्रों में, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहां पर वायु वेग क्या होगा? अधिक। लेकिन जल की मात्रा क्या होगी? कम। याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तापमान भले ही कम है, वायु वेग अधिक है, लेकिन वहां पर पाए जाएंगे हिली क्षेत्रों में जहां पर जल की मात्रा कम होगी। ठीक है, यह याद रखना, भले ही शीतोष्ण क्षेत्र हैं जहां पर तापमान कम है, वायु वेग अधिक है, लेकिन मुख्य रूप याद रखना है कि इनमें जल की मात्रा ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर जल की मात्रा कम है। और जल की मात्रा कम है तो इनमें आप अनुकूलन क्या याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें अनुकूलन कैसा होगा? ज़ेरोफिटिक। अब हम गलती कर देते हैं, हम कहते हैं सर मरुस्थल वाले या रेगिस्तान वाले क्षेत्रों को हम ज़ेरोफिटिक नाम से जानते हैं, है ना? लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ज़ेरोफिटिक अनुकूलन का मतलब है क्योंकि ये भले ही ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर जल की मात्रा कम होती है, इसलिए इनको वाष्पोत्सर्जन की दर घटानी पड़ेगी। और वाष्पोत्सर्जन दर की दर को घटाने के लिए इनमें किस प्रकार का अनुकूलन होगा? ज़ेरोफिटिक अनुकूलन। भले ही ये मरुस्थल या रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में नहीं है,
हैं तो ये ठंडे क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी याद रखना भाई, क्योंकि वहां पर जल की मात्रा कम है, इनको वाष्पोत्सर्जन की दर कम रखनी है, इसलिए इनमें किस प्रकार का अनुकूलन होगा? ज़ेरोफिटिक अनुकूलन होगा। सही बात, बिल्कुल क्लियर। अब फिर नेक्स्ट क्या याद रखोगे? अगेन अब मैं वही बना रहा हूं सिस्टम जो मैं हमेशा बताता हूं जिम्नोस्पर्म्स के लिए। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स के लिए अपन ने नाम तो इनको क्या दे दिया? बिल्कुल, मैंने पहला ही नाम इनको दे दिया फेनेरोगैम्स, जिनमें अंडाशय नहीं है। ठीक है ना, यह बिंदु तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखनी है, यह सबसे पहले सफल स्थलीय पादप हैं। ये सफल स्थलीय पादप हैं, इसका मतलब ये पहले ऐसे पादप हैं जिनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सफल स्थलीय पादप है। और सफल स्थलीय पादप का मतलब क्या याद रखना है? इनको निषेचन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता शैवाल को है, ब्रायोफाइट्स को है, टेरिडोफाइट्स को है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। ये सफल स्थलीय पादप हैं। सही बात है। फिर नेक्स्ट चीज, इनमें संवेदनीय उत्तक हैं। बिल्कुल, ये वैस्क्यूलर पादप हैं या वैस्क्यूलर फेनेरोगैम्स हैं। इनको वैस्क्यूलर फेनेरोगैम्स भी कह सकते हैं या इनको ट्रैकियोफाइट्स भी कह सकते हैं। ये मैंने बताया था, ट्रैकियोफाइट्स या संवेदनीय का मतलब इनमें क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम संवेदनीय उत्तक हैं। संवेदनीय उत्तक हैं, परंतु वही जाइलम में क्या नहीं होंगे? जाइलम में वाहिकाएं नहीं होंगी और फ्लोएम में सहाय कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है भाई? फ्लोएम में भले ही कंपेनियन सेल्स नहीं है, लेकिन कंपेनियन सेल्स के स्थान पर इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम में सहाय कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स नहीं हैं, लेकिन उसके स्थान पर कौन सी कोशिकाएं होंगी बच्चों? एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होंगी। सही बात। तो वैस्कुलर संवेदनीय उत्तक हैं, जाइलम में वाहिकाएं नहीं है और फ्लोएम में सहाय कोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं हैं। सही बात, क्लियर है बिल्कुल चीज। ये जिम्नोस्पर्म्स के सफल स्थलीय पादप हैं, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी। अब जिम्नोस्पर्म्स की जो मुख्य काय है, वापस रिवीजन ध्यान रखना, ब्रायोफाइट्स में काय का विभेदन है ना, विभेदन प्रारंभ हो गया था ब्रायोफाइट्स में और काय पूर्ण रूप से विभेदित हो गई थी किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो इसमें जिम्नोस्पर्म्स में भी मुख्य काय जो है वो द्विगुणित होगी और उसे क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद। तो इनकी जो मुख्य पादप काय है वो द्विगुणित बीजाणुद्भिद है, जो किसमें विभेदित है? तने, पत्ती और जड़ में विभेदित होगी। सही बात। तो वही जिम्नोस्पर्म्स की मुख्य पादप काय द्विगुणित है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद है और किसमें विभेदित है बच्चों? तने, पत्ती और जड़ में विभेदित होगी। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? ये जो जिम्नोस्पर्म्स है ना, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, उनकी जो मुख्य काय है बीजाणुद्भिद, उसमें आपको क्या याद रखना है? बिल्कुल जड़ के लक्षण ध्यान में रखने हैं।
पत्ती के लक्षण याद रखने हैं और तने के लक्षण याद रखने हैं। कैसे रखोगे भाई? सबसे पहले जड़ों के बारे में दो मुख्य जड़ें ध्यान में रखनी है। कैसे? एक तो आपको याद रखनी है विशेष प्रकार की कोरेलॉइड जड़। कौन सी याद रखनी है? कोरेलॉइड जड़। और शॉर्ट कैसे याद रखोगे? सीसी। सीसी कैसे? कोरेलॉइड जड़ आपको किस में मिलेगी? साइकस में। कोरेलॉइड जड़ें आपको किस में मिलेगी? कौन से जिम्नोस्पर्म में? साइकस। इन साइकस में जो ये कोरेलॉइड जड़ है वो किसके साथ सहजीविता दर्शाती है? बताना तो। नील हरित शैवाल के साथ सहजीविता दर्शाती है। सही बात। तो साइकस में याद रखना, साइकस में कौन सी जड़ें हैं बच्चों? कोरेलॉइड जड़ें हैं। ये कोरेलॉइड जड़ें जो हैं वो किसके साथ सहजीविता दर्शाती हैं? नील हरित शैवाल। और ये नील हरित शैवाल किसमें काम करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ये जो नील हरित शैवाल है ये किसमें काम करेगी बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करेगी। सही बात। तो पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको कौन सी जड़ें याद रखनी है? बिल्कुल सही, माइकोराइजा की जड़ें। कौन सी याद रखनी है? माइकोराइजा की जड़ें। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ये किस पादप में मिलेगी? पाइनस में। तो पाइनस में जो माइकोराइजा जड़ है वो किसके साथ? ये हम बहुत बार देख चुके हैं, कहक कवक के साथ सहजीविता दर्शाती है। और कौन सी कवक होती है भाई? वंश कौन सा होता है? ग्लोमस वंश वाली कवक जो है वो माइकोराइजा में सहजीविता दर्शाएगी। तो जड़ के दो प्रमुख उदाहरण याद रखने हैं आपको। कौन कौन से याद रखने हैं? कोरेलॉइड जड़ जो साइकस में मिलेगी, माइकोराइजल जड़ जो पाइनस में मिलेगी। ये तो बात हो गई जड़ों की। फिर आपको याद रखना है पत्ती। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पादप हैं, इन पादपों में कौन सा अनुकूलन देखा जाता है? अभी हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स भले ही ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, है ना, भले ही ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर जल की कमी है इसलिए उनमें ज़ेरोफिटिक अनुकूलन पाया जाता है। तो वो ज़ेरोफिटिक अनुकूलन जिम्नोस्पर्म के कौन से भाग में देखने को मिलेगा? पत्तियों में या लीव्स में? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनमें जो ज़ेरोफिटिक अनुकूलन है वो कौन से भाग में मिलेगा? पत्तियों में। कैसे मिलेगा भाई? सबसे पहले तो इनके पत्तियां जो हैं वो नीडल आकार की होगी, है ना, वो नीडल आकार की पतली सी होगी ताकि उनका क्षेत्रफल कम हो सके। और कम क्षेत्रफल का मतलब है वाष्पोत्सर्जन हानि भी कम हो सके। सही, नीडल जैसी होगी। दूसरा, उसके बाद एक वैक्स की कवरिंग होगी, क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्स रूपी परत है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती है। और तीसरा, इनमें भीतर की ओर धसे हुए रंध्र होंगे। धसे हुए रंध्रों को हम संकन स्टोमेटा कहते हैं। तो धसे हुए रंध्र, क्यूटिकल और नीडल आकार की पत्तियां, ये सब ऐसे ज़ेरोफिटिक अनुकूलन है जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। और ये ज़ेरोफिटिक अनुकूलन आपको किस में मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म्स में भी किस भाग में? पत्तियों वाले भाग में। क्लियर चीज? फिर आते हैं तने। तने आपको याद रखना है दो तरह के हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड यानी शाखित आपको किस में मिलेगा? पाइनस। और अनब्रांच्ड जो है वो आपको किस में मिलेगा? सेड्रस में। ठीक है, तो तने दो प्रकार के हो सकते हैं, शाखित और अशाखित। शाखित तने आपको पाइनस में मिलेंगे और अशाखित तने आपको सेड्रस में मिलेंगे। तो अपन ने किसकी बात की? जिम्नोस्पर्म्स के मुख्य काय की। जिम्नोस्पर्म्स की जो मुख्य पादप काय है वो द्विगुणित है, जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। सही बात। और ये बीजाणुद्भिद जो है वो जड़
पत्ती और तने में विभेदित है। दो विशेष प्रकार की जड़ें ध्यान में रखनी है, कोरेलॉइड और माइकोराइजा। पत्तियों में ज़ेरोफिटिक अनुकूलन ध्यान में रखना है, और तने जो हैं वो शाखित और अशाखित ध्यान में रखने हैं। सही बात, क्लियर। फिर देखो, आपको फिर जिम्नोस्पर्म्स में और क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या बनेगा भाई? जिम्नोस्पर्म्स में बीज बनेंगे, और बीज बनने के लिए आवश्यकता क्या थी? विषम बीजाणुता। सही बात। तो सभी जिम्नोस्पर्म्स में याद रखना है, सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो क्या दर्शाते हैं? विषम बीजाणुता। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म आपको पता होना चाहिए विषम बीजाणु होंगे या हेटेरोस्पोरस होंगे। तो सारे जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणुता दर्शाते हैं या हेटेरोस्पोरस होंगे। कोई भी जिम्नोस्पर्म सम बीजाणुता नहीं दर्शाता, तभी तो वो बीज बना सकते हैं। पहली चीज। दूसरा लक्षण, लगभग सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? द्विलिंगाश्रयी या डाइशियस। द्विलिंगाश्रयी या डाइशियस का मतलब क्या है भाई? कि नर पादप और मादा पादप अलग अलग हैं। मतलब नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग जो हैं, ठीक है, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग जो हैं वो नर और मादा लैंगिक अंग अलग अलग पादपों पर मिलेंगे। नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। जिम्नोस्पर्म्स क्या होंगे? डाइशियस। लेकिन इसमें अपवाद ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है बच्चों? अपवाद ध्यान रखना है। क्या अपवाद याद रखोगे भाई? क्या अपवाद याद रखोगे आप? अपवाद याद रखोगे पाइनस। पाइनस जो है वो आपको ध्यान होना चाहिए, क्या होगा? मोनोइशियस। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, पाइनस एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म है, पाइनस एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म्स है जो क्या होंगे? मोनोइशियस। मतलब पाइनस में एक ही पादप में नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप में मिलेंगे। सही बात। तो पाइनस एक अपवाद है, क्योंकि पाइनस में नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में पाइनस तो अपवाद है, बाकी सभी जिम्नोस्पर्म्स में नर और मादा लैंगिक अंग अलग अलग पादपों पर होंगे। नर पादप अलग होगा, मादा पादप अलग होगा। ठीक है भाई। तो पाइनस क्या हो गया? उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल, जिसे हम कहते हैं मोनोइशियस। ठीक है। तो सभी जिम्नोस्पर्म्स विषम बीजाणुता दर्शाएंगे और क्या होंगे? डाइशियस। कौन सा पाइनस या कौन सा जिम्नोस्पर्म डाइशियस नहीं होता, वो आपको ध्यान में रखना है, पाइनस। क्लियर भाई। अब जीवन चक्र की बात करें। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? जिम्नोस्पर्म्स में जीवन चक्र की। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? सुन लो। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो डाइशियस हैं, मतलब नर और मादा पादप अलग अलग हैं। मतलब नर बीजाणुद्भिद और मादा बीजाणुद्भिद अलग अलग होंगे। बनाए कैसे? तो यहां पर मैंने एक तो लिख लिया नर बीजाणुद्भिद। क्या लिख दिया बच्चों मैंने? एक तो मैंने लिख दिया नर बीजाणुद्भिद, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? मादा बीजाणुद्भिद। ठीक है भाई। नर और मादा बीजाणुद्भिद अलग अलग हैं। ये 2n अलग, ये 2n अलग। सही बात। नर पादा अलग है और पादप अलग है। ठीक है भाई। अब नर बीजाणुद्भिद और मादा बीजाणुद्भिद में फर्क देखो। नर बीजाणुद्भिद का मतलब है ये ऐसे पादप हैं जो किसका निर्माण करेंगे? लघु बीजाणु का, है ना। नर बीजाणुद्भिद का मतलब है वो किसका निर्माण करेंगे भाई?
वो लघु बीजाणु का। तो लघु बीजाणु का निर्माण किस में होगा? वो लघु बीजाणु धानी में होगा। और जो लघु बीजाणु धानी है वो किस तरह की पत्तियों पे मिलेंगे? वो ऐसी पत्तियों पे मिलेंगे जो लघु बीजाणु बनाएंगी। उन्हें क्या कहेंगे? लघु या माइक्रोस्पोरोफिल्स। और वो सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी? शंकु। और कौन सा? नर शंकु। तो नर बीजाणुद्भिद में आपको याद रखना है, आपको क्या मिलते हैं? नर शंकु, या जिसे हम कहते हैं मेल कोन्स। ये भी 2n है। अब जो नर शंकु होंगे, इधर ध्यान देंगे, नर शंकु में कौन सी पत्तियां हैं? नर शंकु में कौन सी पत्तियां हैं बच्चों? नर शंकु में मिलेंगी आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स। नर शंकु में आपको कौन सी पत्तियां मिलेंगी? माइक्रोस्पोरोफिल्स। इनमें आपको क्या मिलेंगे? लघु बीजाणुधानी। क्या मिलेंगे भाई? लघु बीजाणुधानी। और इनमें क्या होगा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? लघु बीजाणु का। किसका निर्माण होगा बच्चों? लघु बीजाणु का। तो क्या हो रहा है? ध्यान देंगे भाई, हम बात कर रहे थे नर बीजाणुद्भिद की। नर बीजाणुद्भिद का मतलब है उसमें आपको क्या मिलेंगे? नर शंकु। नर शंकु मतलब ये सारी उन पत्तियों का समूह है जिसमें लघु बीजाणु बनते हैं। तो उन पत्तियों को कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स। इनमें कौन सी धानी होगी? लघु बीजाणु धानी, जिसमें मियोसिस से क्या बनेंगे? लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। सेम सिस्टम मादा बीजाणुद्भिद के लिए बना दो। यहां पर आपको क्या मिलेंगी? मादा शंकु, है ना। यहां पर हमको क्या मिलेगा बच्चों? मादा शंकु या फीमेल कोन्स। उनमें कौन सी पत्तियां होंगी? गुरु बीजाणु या मेगास्पोरोफिल्स। कौन सी पत्तियां मिलेंगी बच्चों? मेगास्पोरोफिल्स। इन पर आपको क्या मिलेंगे? गुरु बीजाणुधानी, है ना। गुरु बीजाणुधानी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ओव्यूल्स, या जिसको आप और किस नाम से जानते हो? बीजांड। और इनमें मियोसिस होगा। इनमें मियोसिस होगा। और इनमें मियोसिस से क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु। इनमें आपको याद रखना है बच्चों, मियोसिस से क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु। ठीक है भाई। तो क्या याद रखना है? नर बीजाणुद्भिद से क्या बना दिया अपन ने? लघु बीजाणु या एन। और मादा बीजाणु से या मादा बीजाणुद्भिद से क्या बना दिया? गुरु बीजाणु। सही बात। अब एक मिनट सुनो। तो यहां पर मेरे पास लघु बीजाणु है और दूसरा हमारे पास गुरु बीजाणु आ चुका है। सही बात है। अब याद है ये अपन ने विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स में भी देखा था। लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद। और गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? मादा युग्मकोद्भिद। सही बात। लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद। किसका निर्माण होगा भाई? नर युग्मकोद्भिद। और नर युग्मकोद्भिद को ही हम क्या कहते हैं? परागकण या पोलन ग्रेन्स। सीधा सवाल याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। ठीक है। इसका मतलब अभी तक देखो क्या हो गया। अभी तक क्या हो गया था? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में अपन ने एंथेरिडिया बनाया था। हर जगह नर लैंगिक अंग को अपन ने एंथेरिडिया कहा था, जो नर युग्मक बनाता था। अब जिम्नोस्पर्म्स पहले ऐसे पादप हैं
जिम्नोस्पर्म्स पहले ऐसे पादप हैं जिनमें नर युग्मकोत्मित के रूप में एंथरीडिया नहीं है, उनमें एंथरीडिया नहीं है। क्या है? परागकण या पोलन ग्रेन्स। अब एंथरीडिया नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म्स में एंथरीडिया नहीं होता, एंजियोस्पर्म्स में एंथरीडिया नहीं होता। दोनों में आपको याद रखना है, नर युग्मकोद्भिद किसे कहा जाएगा? परागकणों को या पोलन ग्रेन्स को। तो याद रखना, परागकण या पोलन ग्रेन्स ही जिम्नोस्पर्म्स में क्या कहलाते हैं? नर युग्मकोद्भिद। इनमें एंथरीडिया नहीं होगा। सही। अब यहां पर क्या होगा? गुरु बीजाणु से आर्कीगोनिया तो बनेगा, है ना भाई? जिम्नोस्पर्म्स में आर्कीगोनिया बनेगा, एंथरीडिया नहीं बनेगा। एंथरीडिया किस में बन रहा है? जिम्नोस्पर्म्स में। एंथरीडिया जिम्नोस्पर्म्स में नहीं बनेगा, उसमें परागकण होंगे, लेकिन आर्कीगोनिया होगा। अब इस आर्कीगोनिया से क्या बनेगा आपके पास? यहां पर ध्यान रखना है, इसमें एक तो हम अंडा पढ़ेंगे, एग, सही, और यहां पे आपके पास परागकण से क्या बनते हैं? नर युग्मक। क्या बनेंगे बच्चों? नर युग्मक बनेंगे। अब नर युग्मक और अंड कोशिका, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नर युग्मक और अंड कोशिका है। सबसे पहली चीज तो याद रखना है कि ये जो परागकण या नर युग्मकोद्भिद हैं, ये परागकण मादा पादप तक कैसे पहुंचेंगे? पॉलिनेशन के द्वारा या परागण के द्वारा, ठीक है। मतलब इनमें क्या होगा? यहां पर परागण या पॉलिनेशन। और याद रखना है, जिम्नोस्पर्म्स में परागण केवल किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। वायु द्वारा परागण किसमें? ध्यान रखना है, वायु द्वारा परागण जिम्नोस्पर्म्स में होता है, और वायु द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं। तो वायु द्वारा परागण जिम्नोस्पर्म्स में होगा, जिससे परागकण जो है वो मादा तक पहुंचेंगे, सही। फिर जो नर युग्मक है और अंड है, इन दोनों के बीच में निषेचन जो होगा उसे कहते हैं सिफोनोगैमी। उसे क्या कहेंगे? नई चीज आ गई है, सिफोनोगैमी। क्यों? इसमें पहली चीज, इसमें जो नर युग्मक हैं वो अगतिशील होते हैं। नर युग्मक क्या होंगे? अगतिशील। और किसका निर्माण होगा? पराग नलिका का। सही बात। तो पराग नलिका का निर्माण होता है, और नर युग्मक अगतिशील होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सिफोनोगैमी। एक और चीज याद रखना, जो निम्न जिम्नोस्पर्म्स हैं, है ना, निम्न जिम्नोस्पर्म्स जैसे साइकस हो गया, उनमें नर युग्मक गतिशील होते हैं, उनमें नर युग्मक गतिशील होंगे, लेकिन फिर भी पराग नलिका के द्वारा पहुंचेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? जूडियोसिफोनोगैमी। उसे बच्चों क्या कहेंगे? जूडियोसिफोनोगैमी। जूडियोसिफोनोगैमी निम्न जिम्नोस्पर्म का लक्षण है। निम्न जिम्नोस्पर्म जैसे साइकस का लक्षण है, क्योंकि उसमें पराग नलिका तो बनती है, पराग नलिका बनेगी, परंतु नर युग्मक गतिशील होंगे, इसलिए उसे क्या कहेंगे? जूडियोसिफोनोगैमी। जो उच्च जिम्नोस्पर्म है, उच्च जिम्नोस्पर्म्स में नर युग्मक अगतिशील होंगे और पराग नलिका के माध्यम से अंडे तक पहुंचेंगे, उसे क्या कहेंगे? सिफोनोगैमी। और यहां से फिर आपके पास क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण, और विकास हो जाएगा। सही बात। यानी ये जो चक्र है, इस चक्र को, जो जिम्नोस्पर्म का चक्र है, इस चक्र को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिप्लॉन्टिक चक्र। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स, ध्यान देंगे भाई, हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की चक्र क्या है? डिप्लॉन्टिक। अब आप बोलोगे सर डिप्लॉन्टिक क्यों है? यहां पे तो अगुणित संरचनाएं भी बन रही हैं।
अगणित संरचनाएं या अगुणित संरचनाएं जो हैं, युग्मकोद्भिद जो है वो अत्यधिक हासित या रिड्यूस्ड है और उसका कार्य केवल युग्मक बनाना है। तो अत्यधिक रिड्यूस्ड या हासित क्या होता है? युग्मकोद्भिद, और उसका काम केवल युग्मिक निर्माण तक सीमित है। इसलिए हम अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म्स के जीवन चक्र को क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक। इसलिए उसे क्या कहेंगे? डिप्लॉन्टिक कहेंगे। तो देखो, इस पूरे चार्ट के हिसाब से आप ध्यान क्या रखोगे? आपको ध्यान में रखना है जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या। पहली बार जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो रहा है? देखो भाई, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखनी है, इसमें नर युग्मकोद्भिद है ना। इसमें नर युग्मकोद्भिद कौन सा होता है बच्चों? परागकण। परागकण या जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। सबसे पहला अंतर तो याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में नर युग्मकोद्भिद क्या कहलाएगा? परागकण कहलाएगा। इसमें एंथरीडिया नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना है, इसमें भ्रूणपोष बनेगा, है ना। भ्रूणपोष को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंडोस्पर्म, लेकिन भ्रूणपोष निषेचन से पहले बन जाता है, ठीक है। तो भ्रूणपोष जो है वो निषेचन से पूर्व बन जाएगा, इसलिए उसका गुणन स्तर क्या होगा? एन या अगुणित। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनता है, और दोनों में अंतर क्या है? आवृत बीजियों में या एंजियोस्पर्म्स में जो भ्रूणपोष है वो निषेचन के बाद बनता है ना। त्रिसंलयन पढ़ते हैं अपन, ट्रिपल फ्यूजन, उससे बनता है। इसलिए आवृत बीजियों में उसका गुणन स्तर 3n होता है एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व हो जाएगा, इसलिए उसका गुणन स्तर क्या होगा? n। याद रखना, गलतियां हो जाती है। पाइनस, साइकस, इनके भ्रूणपोष आए तो भ्रूणपोष को 3n मत कर देना। भ्रूणपोष क्या होगा बच्चों? n होगा। याद रखना, n होगा, 3n नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट अंतर क्या ध्यान रखोगे? जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में वायु द्वारा परागन होगा, और वायु द्वारा परागन को अपन क्या कहते हैं? एनिमोफिली, ठीक है। वायु द्वारा परागन को क्या कहेंगे? एनिमोफिली। इसमें उदाहरण भी आता है, आपको याद है सल्फर वर्षा। सल्फर वर्षा हम किसे कहते हैं बच्चों? सल्फर वर्षा जो है वो पाइनस के परागन को कहते हैं। जब पाइनस के परागन दर्शाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सल्फर वर्षा। और ये परागन हमेशा वायु के द्वारा होगा जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर युग्मकोद्भिद परागकण है, भ्रूणपोष निषेचन से पहले बन रहा है, इसलिए अगुणित है, और परागन वायु द्वारा हमेशा होगा। सल्फर वर्षा इसे क्या कहेंगे? पाइनस में देखा जाएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जो जिम्नोस्पर्म्स के याद रखने हैं। इसके अलावा दो चीजें जिम्नोस्पर्म्स में आपको याद रखना है, द्वितीयक वृद्धि होगी। याद रखना है, जिम्नोस्पर्म्स में क्या देखी जाएगी बच्चों? द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसका लक्षण है भाई? किसका लक्षण है? जो द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ आवृत बीजियों में डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स का लक्षण है। इसी का मतलब है कि जिम्नोस्पर्म्स में क्योंकि द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए उनमें भूरे काष्ठीय तने मिलते हैं। तो भूरे काष्ठीय तने आपको किस में मिलेंगे? जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि उसमें क्या देखी जाती है? द्वितीयक वृद्धि। और एक और चीज, जिम्नोस्पर्म्स में और क्या देखा जाता है? बहुभ्रूणता भी देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी भाई? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी।
ठीक है, पाइनस और साइकस में। बेटा बायोलॉजी के पुराने वीडियोस, बेटा सारे पुराने वीडियोस आपको YouTube पे जो उत्कर्ष नीट जेई का जो प्लेलिस्ट है बेटा उसमें उपलब्ध होंगे शबाना जी। तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें पुराने वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखने हैं, द्वितीयक वृद्धि के अलावा जिम्नोस्पर्म्स में और क्या देखा जाएगा, बहुभ्रूणता। तो देखो बहुभ्रूणता जो है, बहुभ्रूणता जिम्नोस्पर्म्स में भी होती है और एंजियोस्पर्म्स में भी देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आवृत बीजियों में और अनावृत बीजियों में, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स दोनों में क्या होगी, बहुभ्रूणता। और याद रखना जिम्नोस्पर्म्स में निषेचन के लिए जल नहीं चाहिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है चीज, लक्षण क्लियर है, एक बार अंगूठा दिखा दो ताकि फिर अपन इसके फिर वर्ग देखें। क्लियर है भाई जिम्नोस्पर्म्स में। अब देखो ठीक है बच्चों, अब ध्यान देंगे। अब जिम्नोस्पर्म्स में अपन प्रमुख रूप से, है ना, जिम्नोस्पर्म्स में हम मुख्यतः 3 वर्गों में इनको विभाजित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में। क्या क्या ध्यान रखोगे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो ध्यान रखना है, मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म्स को अपन 3 वर्गों में डिवाइड कर रहा हूं मैं। किस आधार पे, ये तो देखो भाई, ये जो होते हैं वो होते हैं निम्न जिम्नोस्पर्म्स। तो लोअर जिम्नोस्पर्म्स या प्राचीन जिम्नोस्पर्म्स हैं साइकैड्स। कॉनिफर्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं उच्च जिम्नोस्पर्म्स। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उच्च जिम्नोस्पर्म्स। और सबसे विकसित, सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स किसमें पढ़ते हैं, ग्निटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो 3 ध्यान रखना है, जो निम्न जिम्नोस्पर्म्स है वो साइकेड्स हैं, जो उच्च जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कॉनिफर्स हैं, और जो सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स हैं, सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म्स किस में आएंगे, निटेल्स में। अब कैसे ध्यान में रखोगे भाई, उदाहरण देखो। इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण आता है साइकस। साइकस को आप क्या कहते हो, साबूदाना भी कहते हो। तो साइकस जो है वो किसका उदाहरण है, निम्न जिम्नोस्पर्म्स में। इसमें याद रखना है, इसके जो नर युग्मक होंगे, इसके नर युग्मक आप ध्यान रखेंगे कैसे होते हैं, गतिशील। तो साइकस में आपको याद रखना है, जो नर युग्मक हैं वो क्या हैं, गतिशील होंगे। तो नर युग्मक गतिशील हैं किसमें, साइकस में। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, है ना, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जो होता है वो कौन सा है बच्चों, वो है जामिया पिग्मिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, जामिया पिग्मिया। तो साइकस, जामिया पिग्मिया, ये सब निम्न जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे। इनके नर युग्मक आपको याद रखना है गतिशील होंगे। सही बात, ये तो बात हुई साइकेड्स की। फिर अपने पास आते हैं कॉनिफर्स। अब कॉनिफर्स में अपने पास कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो आता है गिंको बायलोबा। ठीक है, क्या आता है भाई, गिंको बायलोबा। ये आपको याद रखना है, किसका उदाहरण है बच्चों, जीवित जीवाश्म का। तो कौन सा बड़ा जीवित जीवाश्म याद रखना है, गिंको बायलोबा। मैंने फिर बताया था बच्चों कि ये आरपीएमटी वाला सिस्टम अब याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसके अंडाशय सबसे बड़े हैं, किसका नर युग्मक सबसे बड़ा है, अब वो नहीं पूछा जाता।
कोई नहीं पूछने वाला नीट में आपसे कि किसके नर युग्मक सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं, किसका अंडाशय सबसे बड़ा, किसका बीजांड सबसे बड़ा, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है। गिंको बाइलोबा क्या है? जीवित जीवाश्म का उदाहरण। कौन सा टेरिडोफाइट अपन ने पढ़ा था जीवित जीवाश्म में? याद है, साइलोटम अपन ने पढ़ा था। ठीक है। गिंको बाइलोबा किसका उदाहरण है? जीवित जीवाश्म का। इसके अलावा अपने पास पाइनस है ना, पाइनस भी किसका उदाहरण है? कॉनिफर। पाइनस की एक जाति होती है, कौन सी? पाइनस जेरार्डियाना। उससे आपको चिलगोजा के बीज प्राप्त होते हैं। तो चिलगोजा के बीज आपको किससे प्राप्त होते हैं बच्चों? पाइनस की जेरार्डियाना जाति से प्राप्त होते हैं। अब इसमें याद रखना है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म रेडवुड ट्री होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकोया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। सही बात बच्चों। तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो है वो कौन सा है? रेडवुड ट्री या सेकोया। इसमें एक एंडेमिक जाति याद रखनी है आपको। कहां रखूं मैं? यहां पे लिख देता हूं। यहां पर एक आपको जाति याद रखनी है जिम्नोस्पर्म की, मेटासेकोया। मेटासिकोया जो है यह आपको पता होना चाहिए, एक एंडेमिक जाति है। एंडेमिक जाति का मतलब है एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही मिलती है और कहीं नहीं। चाइना वैली जो है उसमें आपको कौन सी जाति मिलती है? जिम्नोस्पर्म की, मेटासेकोया। ठीक है। उसके अलावा सेड्रस जो है वो भी किस में पाया जाएगा? कॉनिफर में। ठीक है भाई। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? कॉनिफर्स। फिर आपको ध्यान में रखना है सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म। सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म कौन से हैं भाई? निटेल्स। सबसे विकसित है मतलब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इनके जाइलम में आपको क्या मिलेंगी? वाहिकाएं। सही बात। तो आपको याद रखना है सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म जो निटेल्स हैं उनमें जाइलम में क्या मिलती हैं? वाहिकाएं मिलती हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्नेटम, इफेड्रा और वेलविस्चिया। ठीक है। तो तीन प्रमुख उदाहरण आपको किसके याद रखने हैं? निटेल्स के, जो सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म है। सबसे विकसित जिम्नोस्पर्म के जाइलम में आपको क्या मिल जाएगा? वाहिकाएं। और इनमें उदाहरण क्या हो गया? ग्नेटम, इफेड्रा और वेलविस्चिया। इनके जाइलम में आपको क्या मिलेंगी? वाहिकाएं मिल जाएंगी। ठीक है भाई। चलो, क्लियर है बिल्कुल चीज। तो अपन ने क्या बात कर ली बेटा? जिम्नोस्पर्म्स की बच्चों। ठीक है। वापस आखिरी में शॉर्ट में क्या याद रखना है? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सुन लेना। ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में क्या क्या शॉर्ट में याद रखना है? इधर ध्यान दे दो। कौन सी जीवन चक्र याद रखना? इनका जीवन चक्र कैसा है? डिप्लॉन्टिक चक्र है। जिम्नोस्पर्म्स का जीवन चक्र कैसा है बच्चों? डिप्लॉन्टिक है, याद रखना। दूसरा लक्षण याद रखना, ये सभी क्या हैं? विषम बीजाणु दर्शाते हैं। सब के सब क्या दर्शाते हैं? विषम बीजाणुता, सारे जिम्नोस्पर्म्स। तीसरा याद रखना, इनमें जो भ्रूणपोष बनेगा वो भ्रूणपोष क्या होगा? एन या हैप्लॉइड होगा। भ्रूणपोष कैसा होगा जिम्नोस्पर्म्स में? हैप्लॉइड होगा। फिर क्या याद रखोगे इनमें परागकण जो है वो ही क्या कहलाएंगे? नर युग्मकोद्भेद। और इनमें जो है वायु द्वारा परागण होगा। वायु द्वारा परागण यानी एनिमोफिली। ठीक है। याद रखना, भ्रूण का निर्माण इनमें भी होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियोफाइटा।
फिर याद रखना इनमें निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? सिफोनोगैमी। निषेचन की प्रक्रिया कैसी होगी? सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी का मतलब है इसमें क्या मिलेगा बच्चों? पराग नली का। इसमें किसका निर्माण होगा? पराग नलिका। इसका मतलब पराग नलिका का मतलब है निषेचन के लिए अब जल की आवश्यकता नहीं होगी। सही बात है। फिर आपको इसमें याद रखना है कि इनमें क्या देखी जाती है? द्वितीयक वृद्धि। इनमें क्या होगी? द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है इनमें और क्या देखा जाएगा? बहुभ्रूणता देखी जाएगी। तो ये सब लक्षण आपको किस में ध्यान में रखने हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। डिप्लॉन्टिक, विषम बीजाणुता, हैप्लॉइड अगुणित भ्रूणपोष बहुत इंपॉर्टेंट है। परागकण होगा नर युग्मकोद्भेद, वायु द्वारा परागन है, और ये सब लक्षण आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब सुन लो। ठीक है, तो अपन ने ये सारे पादप जगत तो देख लिए, क्लियर भी हो गया। अब सुनो क्या ध्यान में रखना है और कैसे करना है चीजें। जब अपन जीवन चक्र एक देखो, जब पादपों में है ना बच्चों, जब हम पादपों में जीवन चक्र की बात करते हैं, इधर ध्यान देंगे तो अपने पास 3 प्रमुख जीवन चक्र हैं। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। ठीक है ना? पादपों में आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही। ठीक है, आपके पास 3 तरह के जीवन चक्र हैं। उदाहरण तो पता ही हैप्लॉन्टिक में। हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र आपको पता होना चाहिए, अधिकांश जो शैवाल हैं। ठीक है, अधिकांश जो शैवाल हैं वो जीवन चक्र कौन सा दर्शाएंगी? हैप्लॉन्टिक दर्शाएंगी। सही है। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपके पास ब्रायोफाइटा आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया। उसके अलावा कौन सी शैवाल? पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स। पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स ये जो शैवाल हैं, और एक्टोकार्पस, है ना? पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स और एक्टोकार्पस कैसा चक्र दिखाएंगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र में आपके पास फ्यूकस आएगी, उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कौन कौन से जीवन चक्र हैं। अधिकांश शैवाल तो हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र दर्शाएगी, लेकिन कौन सी शैवाल हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र है? तो पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स हैं। और कौन सी शैवाल डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र दर्शाएगी? तो वो आपको याद रखना है, फ्यूकस है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है पादपों में जीवन चक्र, जो हैप्लॉन्टिक किस्में है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस्में है, और डिप्लॉन्टिक किस्में है। ठीक है भाई, अब सुन लो, ये तो सारा चक्र आसान है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, सुनो। अब ध्यान रखेंगे, जब तक क्वेश्चन सही नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं 1 सेकेंड, क्वेश्चन आपको पादप जगत में कैसे ध्यान में रखने हैं मैं यहां पे बना रहा हूं।
ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है बेटा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब तक अगर ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, अगर ये सारे क्लियर हैं और अगर इसके जवाब आप दे पा रहे हैं तो ये चैप्टर क्लियर है। और यहां पर ध्यान रखना है क्या क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे आपको बताना है इनमें से कितने पादप हैं, इनमें से कितने पादप हैं जिनमें विषम बीजाणुता देखी जाएगी। ठीक है, आपको यह बताना है कितने ऐसे पादप हैं जिसमें विषम बीजाणुता, जिसमें क्या देखी जाएगी, विषम बीजाणुता। बताओ तो भाई, संख्या बताओ, इनमें से कितने ऐसे पादप हैं जिसमें विषम बीजाणुता देखी जाएगी। अब इस सवाल को देखो भाई, आपको पता है विषम बीजाणुता किन में देखी जाती है। विषम बीजाणुता का उत्तर आप कैसे दोगे। आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है जिम्नोस्पर्म्स और आपको टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में मैं आपको बता चुका हूं क्या ढूंढना है, एम्स। यही ढूंढना है विषम बीजाणुता में। एक तो सारे जिम्नोस्पर्म्स ढूंढने हैं और उसके बाद कौन से टेरिडोफाइट्स ढूंढने हैं, एजोला, आइसोइटिस, मार्सेलिया, सेलेजिनेला, सेल्विनिया। तो देखो विषम बीजाणुता ये एक, पाइनस, दूसरा सेलेजिनेला, सही, तीसरा साइकस, चौथा एजोला, पांचवा सेड्रस, छठा टैक्सस और सातवां मार्सेलिया। ठीक है, कितने हो गए भाई, 7। ये देखो, ये जिम्नोस्पर्म है पाइनस, सेलेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइट, साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म, सेड्रस क्या है, जिम्नोस्पर्म, टैक्सस क्या है, जिम्नोस्पर्म, मार्सेलिया क्या है, जिम्नोस्पर्म। ये सारे तो जिम्नोस्पर्म हो गए। और विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कौन से हो गए, सेलेजिनेला, एजोला और मार्सेलिया। ठीक है भाई, एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब क्या हो गया भाई, 7। क्लियर है सबको चीज। तो विषम बीजाणुता का मतलब सारे जिम्नोस्पर्म ढूंढने हैं और उसके अलावा विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स भी ढूंढने हैं, ये याद रखना। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता कितने पादपों को होगी। अब यह बताओ बेटा, टैक्सस से एक एंटी कैंसर ड्रग टैक्सोल मिलती है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दो। निषेचन के लिए कितने पादप इनमें से हैं जिनमें आपको जल की आवश्यकता होगी, बताओ तो, बताओ तो। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता कितने को है। अब देखो भाई, निषेचन के लिए यदि आपको जल की आवश्यकता निकालनी है तो इनमें से सारे जिम्नोस्पर्म हटा दो, उल्टा कर लो। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता जिम्नोस्पर्म को नहीं है, बाकी सबको तो है।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों को निषेचन की आवश्यकता के लिए जल चाहिए। इसका मतलब आपको जिम्नोस्पर्म 1, 2, 3 और 4, इन 4 को हटा दो, बाकी सब को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। तो 4 को हटा दो तो कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल सही जवाब। तो अगर जिम्नोस्पर्म्स को हटा दो तो बाकी सब में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ इनमें कितने पादप ट्रैकियोफाइट्स हैं? ध्यान देंगे बच्चों। नेक्स्ट, जब तक ये क्लियर, ऐसे ही होंगे सवाल। मैंने आपसे पूछा इनमें से कितने पादप ट्रैकियोफाइट्स होंगे? इनमें से कितने ट्रैकियोफाइट्स होंगे? ट्रैकियोफाइट्स बताना तो। ट्रैकियोफाइट्स, अब ट्रैकियोफाइट्स कैसे निकालोगे बच्चों? ट्रैकियोफाइट्स का मतलब जिनमें संवहनीय उत्तक हैं, है ना? ट्रैकियोफाइट्स का मतलब क्या है बच्चों? जिनमें संवहनीय उत्तक हैं। तो संवहनीय उत्तक कहां से आते हैं? टेरिडोफाइट से। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म ढूंढने हैं। तो या तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों ढूंढ लो, या ब्रायोफाइट्स को हटा दो। सही बात। तो कौन को हटा दो? देखो ब्रायोफाइटा कहां कहां है? ये रिक्सिया ब्रायोफाइटा है, मर्केंशिया ब्रायोफाइटा है 2, फ्यूनेरिया है और स्फेगनम है। इनको हटा दो। ब्रायोफाइट्स को हटा दो तो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म सारे के सारे क्या होंगे? ट्रैकियोफाइट्स। तो ट्रैकियोफाइट्स में आपको क्या ढूंढना है? ट्रैकियोफाइट में आप टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स ढूंढ लो इसमें। सही बात। यहां पर इस चार्ट में ट्रैकियोफाइट का मतलब ही किसको ढूंढना है? टेरिडोफाइट्स को और जिम्नोस्पर्म्स को। किसको नहीं, या किसको हटा देना है? बिल्कुल, किसको हटा दोगे भाई? ब्रायोफाइट्स को हटा देना, इस तरह से। अब इसमें एक और चीज है, ठीक है? इसमें आपसे पूछ ले, अब यहां पर एक आखिरी में आपसे पूछ लिया जाए नॉन वैस्क्यूलर, या आपसे पूछ लिया जाए असंवहनीय क्रिप्टोगैम्स कौन से हैं? ठीक है, अब ध्यान देंगे। अगर यह पूछ लें आखिरी में कि असंवहनीय क्रिप्टोगैम्स, तो यहां पर किसको ध्यान में रखना है? ब्रायोफाइट्स को। ठीक है बच्चों, तो तैयारी ऐसी ही करना। पादप जगत में 2 से लेकर 4 प्रश्न नीट में आएंगे, और वो तभी सही कर पाओगे जब ऐसे बॉक्स में आप उदाहरण लिखोगे और फिर लक्षणों के आधार पर उनको विभेदन कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं पादप जगत वाला जो सिस्टम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगले हफ्ते मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।